हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू ग्रास्प। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। सिर्फ हम DSSB TGT SST के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा या इससे कम कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो में जो आपको बताया गया है सिर्फ उसी पे आप फोकस करें। अगर आप चाहते हो चैप्टर रीड करना देन यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज जब आप चैप्टर को खुद से रीड करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इस वीडियो का पर्पस एक ओवरव्यू देना है, क्योंकि इस वाली बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो इतना डेप्थ में वीडियो को प्रोसीड करने का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। सो वी विल जस्ट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यूनिक होते हैं टू रिस्पेक्ट्स में। क्यों? एक तो ह्यूमन बींग्स में रीज़न होता है और एबिलिटी होती है कि वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने एक्शंस पे। ह्यूमन बींग्स में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी उनके थॉट्स और वैल्यूज़ हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है बेसिकली कि ह्यूमन बींग्स के पास रीज़न होता है, उस रीज़न की एबिलिटी की वजह से वो तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने जो काम किया, उनके जो एक्शंस हैं वो किस तरीके से सही हैं। देन आपको बताया हुआ है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसमें बताते क्या है, इस पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली होता क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में ना वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। वैल्यूज़ कैसे? वैल्यूज़ जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हम फ्रीडम की बात करें, ये हमारी पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड होती है। ये वैल्यूज़ सारी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, नेशनैलिटी, ये जो कंसेप्ट होते हैं ये सब हमारी पॉलिटिकल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं वैल्यू से हमारी पॉलिटिकल लाइफ बनी होती है। और जो पॉलिटिकल लाइफ है हमारी वो हमें अफेक्ट करती है रूटीन लाइफ में। जैसे कि आप देखते होंगे जो भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है या फिर से जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है उसकी जो पॉलिसीज़ होती है वो हम सबकी लाइफ में फ़र्क डालती हैं। तो इन वैल्यूज़ को पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है कि वो ट्रेन करेगी सिटीजन्स को, देश में जो रहने वाले हैं लोग को, उनको ट्रेन करना कि वो अपनी जो सोच है उसको रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकें। कोई भी जो चीज़ है उसको रैशनली सोच सके, तर्क के साथ सोच सके कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे क्या होगा, इससे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो अपने आसपास के पॉलिटिकल इवेंट्स को एसेस कर पाएंगे। सो लेट अस सी व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अब तक हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स में रीज़न की कैपेबिलिटी होती है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की होती है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। उसके बाद आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी का कि किसको ट्रेन करना है, सिटीजन्स को। क्यों ट्रेन करना है? क्योंकि वो रैशनली सोच सके। रैशनली सोच सके किसके बारे में? पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में, और एसेस कर सके पॉलिटिकल इवेंट्स जो उनके आसपास हो रहे हैं। इसके बाद बताया हुआ है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। आप जनरल भाषा में समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये इंसान पॉलिटिक्स कर रहा है। चाहे वो हम स्कूल में देखें या फिर से कॉलेजेस में देखें या फिर से पॉलिटिकल एरिना में ही देखें, क्रिकेट के मैच में देखें, तो अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलता है कि लोग पॉलिटिक्स करते हैं। So prevalent is this way of thinking that when we see people in different ways of life trying to promote their interest by any means possible, we see that they are playing politics। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए प्ले करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कि वो इंसान पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है। ये तो एक जनरल बात हो गई। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने कुछ कहा था पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी once observed that politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way but to wrestle with it। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो पॉलिटिक्स है हमारे चारों ओर इस तरीके से जैसे स्नेक के चारों ओर कॉइल्स होते हैं। अब हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से स्नेक क्या करता है, कॉइल्स की तरह जकड़ लेता है, ओके। तो अब तो हमें क्या करना होगा कि पॉलिटिक्स तो है ही, अब हमें उसके साथ ही रहना है, हमें उसी के साथ ही मैनेज करना है कि हम किस तरीके से इसके साथ रेसल करेंगे, ओके। सो महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी थी, ये आपको याद रखना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन निकलता है अब तक हमने जो पढ़ा है वहाँ से। क्वेश्चन क्या बनता है कि किसने ये स्टेटमेंट दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पॉलिटिक्स को ही इवॉल्व किया हुआ है, पॉलिटिक्स के कंसेप्ट को। पॉलिटिक्स अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ
व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस एंड आर सोसाइटी। अब देखो एक पर्सन है, उसके लिए इक्वालिटी कुछ और हो सकती है, उसके लिए फ्रीडम कुछ और हो सकती है, और दूसरे पर्सन के लिए कुछ और हो सकती है। तो इसी विचारधारा की वजह से, जैसे कि हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट के लिए कुछ और सोच है, सोशलिस्ट लोगों की कुछ और सोच है। तो जब लोगों की विचारधारा अलग है तो इस वजह से इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, पॉलिटिक्स प्ले करेंगे। तो यही बात आपको बताई हुई है कि पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द डैट फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस एंड आर सोसाइटी। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था महात्मा गांधी की स्टेटमेंट। अब हम आगे देखते हैं, वाई डू वी स्टडी वट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली पढ़ते क्या है, हम पॉलिटिकल थ्योरी में ना कंसेप्ट को पढ़ते हैं। कंसेप्ट जैसे कि हमने देखा डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, इन सारे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। और इन सारे कंसेप्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हम थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस पर्सन की क्या थिंकिंग रही है इस कंसेप्ट के अराउंड। जैसे कि कौटिल्य, अरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, इन सब ने अपने अपने विचारधारा दी है इन कंसेप्ट के चारों ओर। रूसो ने जैसे बोला कि रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। रूसो ने आर्ग्यू किया था फ्रीडम के लिए कि फ्रीडम जो है क्या है, फंडामेंटल राइट है ह्यूमन काइंड का। मतलब कि रूसो ने सबसे पहले बात करी फ्रीडम के बारे में, ह्यूमन बींग्स की फ्रीडम के बारे में। उसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में बताया हुआ कि कार्ल मार्क्स ने कहा इक्वालिटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है महात्मा गांधी की बुक। ये आपको पता होनी चाहिए, महात्मा गांधी की बुक थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने फ्रीडम के कंसेप्ट को, या फिर से जिस कंसेप्ट को हम स्वराज कहते हैं महात्मा गांधी के कंटेक्स्ट में, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बात करी। अगर हम बात करें हमारे प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल में जो फ्रीडम, इक्वालिटी का कंसेप्ट है, फ्रैटर्निटी का कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने को मिलते हैं, और ये आपका PYQ है। क्वेश्चन ये था कि गांधीयन प्रिंसिपल्स हमें कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं, तो ये आपका पार्ट 4 है, क्योंकि पार्ट 4 में ये आपके DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिए हुए हैं। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली डील किया जाता है आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स के साथ। ये जो आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं, इनसे क्या होता है, इनसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विचारधारा से ही तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा ना, या फिर से जो गवर्नमेंट है, सरकार बन के आती है, या जो हमारी सोसाइटी है, इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो कोई भी कंसेप्ट है, जैसे कि हम फ्रीडम का एक कंसेप्ट ले लें। अब अगर रेडिकल हैं, उनकी विचारधारा कुछ होगी। कंजर्वेटिव्स हैं, वो कहेंगे कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जो जैसे चल रहा है वैसा ठीक है। तो इन सब की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, और इनकी विचारधारा से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ सब इफेक्ट होता है। तो यही बताया हुआ है कि पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को से डील करती है, और ये आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स किस पे असर डालते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, गवर्नमेंट पे, सोशल लाइफ पे। इसके बाद आपको क्या बताया हुआ है कि कंसेप्ट्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि इक्वालिटी का ही कंसेप्ट ले लो। अब हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि इंडिया में इक्वालिटी है, पर क्या एक्चुअल में हम देख रहे हैं इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में इक्वालिटी? नहीं। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए, ताकि हमें वेरियस डायमेंशंस पता चल सके किसी भी कंसेप्ट के बारे में। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कंसेप्ट्स का, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हो। एग्ज़ाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा रही हूँ। इसके बाद आपको बताया हुआ है कि जो राइट टू लाइफ है, ये इंटरप्रेट किया कोर्ट ने, और इसमें राइट टू लाइवलीहुड को भी ऐड किया गया। ये आप पहले ही NCERTs में पढ़कर आए हुए हो, या आई गेस मुंबई का कोई केस था, उसमें आपको बोला गया था कि राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड होगा राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइफ हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21। उसके बाद ये बताया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस जो है ऐड होती रहती हैं कंसेप्ट्स में। जैसे कि फ्रीडम का ही कंसेप्ट ले लो। अब पहले तो ये क्या कहते हैं, इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट आया तो उससे क्या हुआ, लोगों ने पिक्चर्स पोस्ट करनी स्टार्ट करी, अपने व्यूज़ पोस्ट करने स्टार्ट करे, उससे इंडिविजुअल सिक्योरिटी और प्राइवेसी का क्वेश्चन आया। तो कंसेप्ट्स क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब टाइम के अकॉर्डिंग कंसेप्ट्स इन्वॉल्व कर
इवॉल्व कर रहे हैं, तो उसको लेकर हमारी क्या होनी चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम सिटीजन्स हैं। हमारी अपनी एक सोच होनी चाहिए कि ये जो कंसेप्ट चल रहा है सोसाइटी में, कि हमारी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, इसको लेके हमारी क्या विचार है। तो आप कैसे लॉजिकली आर्ग्यू करोगे, पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से। सिर्फ समझना है, यहाँ पे याद करने वाला कुछ नहीं है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में जो सिटी है वो थी एथेंस। तो जो आपके प्लेटो हैं और सोक्रेटिस हैं वो एथेंस से बिलोंग करते थे। एथेंस सिटी का नाम है, कंट्री ग्रीस है। तो यहाँ पे जो सोक्रेटिस हैं उनको सबसे ज़्यादा वाइज माना जाता था। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि वाइजेस्ट मैन कौन थे। वाइजेस्ट मैन आपके सोक्रेटिस थे। ओके, तो एक्चुअल में माना जाता है कि सोक्रेटिस कोई था ही नहीं पर्सन। मैं आपको थोड़ा वैसे डिटेल में बता रही हूँ कि सोक्रेटिस कोई पर्सन था ही नहीं, ये तो प्लेटो की इमेजिनेशन थी। प्लेटो ने जब अपनी बुक में लिखा, रिपब्लिक उनकी बुक का नाम था, तो उन्होंने उसमें एक इमेजिनरी करेक्टर को बनाया। उस इमेजिनरी करेक्टर का नाम था सोक्रेटिस। अब आपको क्या क्या याद रखना है, आपको एक तो याद रखना है कि कौन सी सिटी थी, एथेंस सिटी थी। सोक्रेटिस कौन थे, वाइजेस्ट मैन थे। प्लेटो की बुक का नाम याद रखना है, डेफिनेटली याद रखना है। प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक था। और इसमें जो आपका डायलॉग, जो बुक में ये जो बुक है ना रिपब्लिक, इसमें डायलॉग फॉर्मेशन है कि पहले सोक्रेटिस ने कुछ कहा, फिर सिफेलिस ने कुछ कहा। इस तरीके से ये पूरी बुक लिखी गई है। तो जो ये बुक है उसकी जो बिगनिंग होती है वो किससे होती है, सोक्रेटिस और सिफेलिस के डायलॉग से होती है। ये भी आप याद रख सकते हो। इतना आपको याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में तो थ्योरी है, सब कुछ बताया हुआ है, ये वाला कंसेप्ट ऐसे होता है, फ्रीडम का मतलब ये है, इक्वालिटी का मतलब ये है। बट इन सारे कंसेप्ट को क्या किया गया, हमने प्रैक्टिस में जब लाए तो क्या हुआ। अब हम किसी भी कंसेप्ट को अगर प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो उससे क्या होगा, लोगों को उसके बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने देखा कि एजुकेशन जो है कुछ लोगों को नहीं मिल रही, और पॉलिटिकल थ्योरी में कहा गया कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को हक है, फ्रीडम है कि उनको इक्वालिटी मिले और एजुकेशन मिले, क्योंकि सभी लोग इक्वल है कंट्री में। तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोगों को एजुकेशन मिलेगी, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, और राइट टू प्राइमरी एजुकेशन का आर्टिकल ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 21A। ओके, सो इस तरीके से आप कोरिलेट करते जाओ जब आप पढ़ रहे हो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को इस वाले बुक के साथ। नाउ what is given in this book is why should we study political theory। हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों चाहिए, हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें पॉलिसीज़, देखो अगर आप बड़े होगे कोई प्रोफेशन फॉलो करोगे। अब आप प्रोफेशन फॉलो करो चाहे कोई भी, चाहे आप ब्यूरोक्रेट बनो, लॉयर बनो, जज बनो, एक्टिविस्ट बनो, या आप बेसिकली पॉलिटिक्स में भी जाओ, तो आपको पता तो होना चाहिए इन कंसेप्ट के बारे में। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टारगेट ग्रुप में जाओ, कोई भी प्रोफेशन फॉलो करो। सेकंड, आप एक कंट्री के सिटीज़न हो, आपको हक है पार्टिसिपेट करने का इलेक्शंस में। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इलेक्शंस में तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, किसके चार हो, और आपको अपनी जो गवर्नमेंट है वो, मतलब आप इलेक्ट करने जा रहे हो किसी को, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो भी आप सरकार लाओगे तो उसकी विचारधारा क्या है। देन इट इज़ सेड दैट कि ये जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि हम देखते हैं सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, रिलीजन से रिलेटेड, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, ये हमारी डेली लाइफ में हम फेस करते हैं। लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल, इन द स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन शॉपिंग मॉल्स। तो इन कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप रैशनली आर्ग्यू कर सको कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। देन लास्ट में क्या बताया हुआ है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये हमें एक सिस्टमेटिक थिंकिंग प्रोवाइड करती है कि हम रैशनली आर्ग्यू कर सकें जब भी इन कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन हो। क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आप डिबेट करोगे, आप अपने जब भी पॉइंट ऑफ व्यू को रखोगे, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है। अब हमने इस चैप्टर को पूरा ओवरव्यू देख लिया है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इन सारे टॉपिक्स को जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता था वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी का वो क्या है। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि सिटीजन्स को हमें क्या करना है कि सिटीजन जो है वो थिंक करें रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस
और उनके पॉलिटिकल इवेंट्स जो आसपास हो रहे हैं उसको। उसके बाद हमने देखा कि महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट है, उन्होंने क्या कहा कि जो पॉलिटिक्स है वो हमारे चारों ओर है, जैसे कि स्नेक के चारों ओर कॉइल्स होते हैं। स्नेक हमें जैसे चारों ओर कॉइल्स में जकड़ लेता है। उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि कार्ल मार्क्स ने बात करी थी इक्वालिटी और फ्रीडम की, कि इक्वालिटी जो है उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि फ्रीडम है। रूसो ने बात करी थी कि फ्रीडम जो है वो ह्यूमन काइंड का एक फंडामेंटल राइट है। महात्मा गांधी की बुक के बारे में हमने देखा स्वराज का कंसेप्ट जो उन्होंने दिया अपनी बुक हिंद स्वराज में। उसके बाद हमने देखा गांधीयन प्रिंसिपल्स हमें डीपीएसपी में देखने को मिलते हैं। देन आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि राइट टू लाइफ का आर्टिकल क्या, आर्टिकल 21 है। राइट टू लाइवलीहुड किसके अंडर आता है, राइट टू लाइफ के अंडर आता है। देन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि सोक्रेटिस और प्लेटो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो एंशियंट ग्रीक्स की जो सिटी थी एथेंस, वहाँ से बिलोंग करते थे। वाइसेस्ट मैन सोक्रेटिस को कहा जाता है। प्लेटो की बुक का नाम क्या है, रिपब्लिक बुक का नाम है। प्लेटो की बुक जो रिपब्लिक है उसमें जो डायलॉग है वह सोक्रेटिस और सिफेलिस के बीच में है, हमने ये देखा। देन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21A है। ये एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स आपके कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं था जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो डैट वाज ऑल फॉर योर DT+B TGT SST exam. Still, if you have any doubts, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching the video.